बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास यंग पेशेंट 2 डेज़ हिस्ट्री है उनकी हाई ग्रेड फीवर की, हेडेक, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, कन्वल्जन। हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, ये जो है इसको लोकलाइज़ करा है कि ये ब्रेन का इन्फेक्शन है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है। पेशेंट की 3 इन्वेस्टिगेशन डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक बेस पे हम सीबीसी करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, थिक फिन फिल्म करेंगे, आईसीटी टेस्ट फॉर मलेरिया करेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोसिस अगर रिमेन अनसर्टेन रहता है तो हम कैसे मैनेज करेंगे पेपर पे उसको जेन एम देंगे, यानी कि मलेरिया के लिए भी दे देंगे आर्टिमिथर क्विनीन, फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स, और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे देंगे सेफ्ट्राइजोन और एसाइक्लोविर। नेक्स्ट हमारे पास है एक 65 ईयर ओल्ड मेल है। आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ उसको इंसोम्निया, रिड्यूस एपेटाइट, वेट लॉस, लो मूड, फॉरगेटफुलनेस, मलेरिया और माइल्जियास हैं। क्या डायग्नोसिस होगा इसका? मेजर डिप्रेसिव इलनेस है पेशेंट को, और मेडिकल इलनेस साथ में क्या हो सकती है? एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस नियोप्लेजिया, पार्किंसन डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म। क्या ट्रीटमेंट देंगे? एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एसएसआरआई देंगे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, और उसके अलावा हम जो है फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल या पर्सनल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बीएलएस का स्टेशन है। बीएलएस का स्टेशन के ऊपर हमारे पास हमें पता होना चाहिए अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या मैनूवर करेंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम जो है एडल्ट्स के अंदर 5 बैक स्लैप्स करेंगे और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट करेंगे। इससे भी अगर ना निकला तो फिर पेशेंट अगर कोलैप्स कर जाएगा तो फिर हम जो है बीएलएस का फुल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर डिफरेंट जो है इसके अंदर आ जाते हैं। मोस्टली ये जो है करने वाला है। अगर जो है सीपीआर इन्फेंट्स के अंदर करेंगे तो हम सील बनाएंगे माउथ टू नोज एंड माउथ। चेस्ट कंप्रेशन करेंगे 15:2 में, इंसर्कलिंग 2 फिंगर टेक्निक, टी और सी और ई डबल सी डबल ई वाली टेक्निक। सीपीआर चिल्ड्रन में माउथ एंड पिंच नोज, मिडिल फिंगर, चेस्ट कंप्रेशन देंगे 15:2 पे, सिंगल हैंड ओवर स्टर्नम। इसके बाद हमारे पास चोकिंग इनफैक्ट में 5 बैक ग्लो देंगे, 5 चेस्ट थर्स्ट देंगे अगर बच्चों के अंदर है। चिल्ड्रन के अंदर 5 बैक ग्लो, 5 एब्डोमिनल थर्स्ट, और फिर दोबारा 5 बैक ग्लो, 5 एब्डोमिनल थर्स्ट, ताकि उनकी चोकिंग रिलीज हो जाए। अगर जो है एडल्ट्स हैं तो फिर हमारे पास अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट के अंदर कॉल टीम सीपीआर देंगे 30:2 में, अटैच डिफिब्रिलेटर असेस करेंगे रिदम को, शॉकेबल है, वीटी या पल्सलेस वीटी है तो हमारे पास शॉक देंगे, आईवी एड्रेनालिन देंगे, आईवी एमाइडोन देंगे 3 शॉक्स के बाद। अगर नॉन शॉकेबल है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या एएसएसटी है, सीपीआर देंगे 30:2 में, आईवी एड्रेनालिन लगाएंगे 3 से 5 मिनट के बाद। बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं? अगर पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब ना उसका पल्स आ रहा है ना उसकी ब्रीदिंग आ रही है, सबसे पहले जो है हमने कहना है मी सेफ सीन सेफ, यानी कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले। कोई भी आपके पास चीजें हैं लाइक ग्लव्स हैं, शील्ड है, इस तरह की चीजें सारी पहन लें। फिर उसके बाद सीन की सेफ्टी देखने, कहीं रोड पे या वाटर के करीब या किसी करंट वाली जगह पे, ज्यादा लेवल जगह पे, वहां से उस पेशेंट को क्लियर कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हमने कहना है उस पेशेंट को रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करना तो हमने जो है अपने साथ किसी को मदद के लिए शाउट करना है कि यहाँ एक बंदा बेहोश हो गया है, कोई है जो आए और साथ में एडी मेरी मदद को आए और साथ में एडी लेता आए। फिर उसके बाद हमने पल्स चेक करनी है एवरेज 7 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए कर सकते हैं। 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000, और साथ में उसका ब्रीथिंग रिस्पॉन्स देखने कि उसको सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमने उसका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है और उसको जो है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है 30:2 की फॉर्म में, उसको कंप्रेशन स्टार्ट करनी है और 15 सेकंड के अंदर अंदर ये कंप्रेशन कंप्लीट करनी है। फिर उसको 2 ब्रेथ देने हैं 4 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर क्लैप्स का वो जो होगा एम्बो बैग उसको प्रेस करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर दोबारा 30:2 की फॉर्म में हम उसको सीपीआर देना शुरू करेंगे। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हम उसको 2 जो है उसकी पल्स दोबारा चेक करेंगे, पल्स आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरह फिर हम अगर एडी आ जाती है तो फिर एडी के पैड्स अटैच करके हम देखेंगे रिदम शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है। फिर अगर शॉकेबल होगा तो हम शॉक दे देंगे, और इसी दौरान जो है अगर कोई और साथ में आ जाता है तो वेस्कुलर एसेस, आईवी एड्रेनालिन लगा देंगे, अमाइड्रोन लगा देंगे। 4 जो रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जो सीपीआर से रिवर्स हो सकते हैं वो हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, ये रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं। इसके अलावा 4 टीज़, थ्रोम्बोसिस, टेंशन निमोथोरैक्स, टैम्पोनर, टॉक्सिन्स, ये जो है रिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जो कि रिवर्स हो सकती हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पेशेंट के अल्ट्रासाउंड अगर हम पहुँच गए हॉस्पिटल, मैकेनिकल चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं या फिर सीपीआर कर सकते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। 5 पॉइंट्स क्या हैं अच्छे सीपीआर के? 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इंचेस डीप होना चाहिए, चेस्ट को रिकॉइल के लिए टाइम देना है ईच कंप्रेशन के बाद, लेस देन 10 सेकंड का इंटरप्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो है एक्सेसिव वेंटिलेशन को अवॉइड करना है। 2 ब्रेथ एवरी 30 मिनट, हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ देने हैं। कंप्रेसर जो है वो रोटेट कंप्रेसर आफ्टर 2 मिनट टू प्रिवेंट फटीग, मतलब अगर 2 बंदे हैं तो वो 2 मिनट के बाद यानी कि 5 साइकिल के बाद जो है वो अपनी जगह बदल लेंगे। और फीडबैक डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए रेट और डेप्थ की मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वही स्टेशन है, एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस ऑन द साइड ऑफ रोड है और आप अकेले हैं, आपने बीएलएस देना है, कैसे देना। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास इमरजेंसीज का। पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो हम 3 to 4 जो है टेबल स्पून शुगर दे देंगे या ग्लूकोज जेल दे देंगे या डेक्सट्रोज की टैबलेट दे देंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है आईवी एक्सेस मेंटेन करेंगे, ग्लूकागॉन आईवी एक्सेस नहीं है तो आईएम ग्लूकागॉन दे देंगे। अगर जो अनकॉन्शियस है तो सल्फोनाइल यूरियास, आईवी ग्लूकोज
अनकॉन्शियस है, साथ में सल्फोनाइलूरिया, अल्कोहल या लिवर फेलियर है, तो आईवी ग्लूकोज देंगे 150 ml 10% या 75 ml 20% के अंदर। डीके की मैनेजमेंट के अंदर हम जो है, अगर डीके की वजह से वो बेहोश है तो पेशेंट को हम आईवी इंसुलिन देंगे और सेरेब्रल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए मेनिटोल देंगे। नेक्स्ट, प्लूरल डिसऑर्डर में हीमोथोरेक्स है, अगर पेशेंट को थोरेसिक ट्रॉमा तो प्लूरल स्पेस के अंदर हम परकशन करेंगे तो वो डल आएगी, ऑस्कल्टेशन करेंगे कोई साउंड नहीं आएगी, ऑक्सीजन देंगे, चेस्ट ड्रेनेज करेंगे, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। नीमोथोरेक्स है तो हम जो है एक्युमुलेशन ऑफ एयर हो जाएगी प्लूरल स्पेस में, तो यूनिलैटरल प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगी क्योंकि प्लूरा के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। टैकीकार्डिया होगा, डिसैचुरेशन होगी, जेब बढ़ेगी, हाइपरटेंशन होगी, हाइपर रेजोनेंट नोट आएगा और ऑस्कल्टेशन पे कोई साउंड नहीं आएगी। प्राइमरी के अंदर कोई लंग डिजीज नहीं होती, टॉल यंग मेल्स और मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर प्लूरल निमोथोरेक्स हो सकता है। सेकंड डिग्री या फिर सेकेंडरी के अंदर जो लंग डिजीज एस्मा या सीओपीडी हो सकती है। टेंशन टाइप के अंदर कोई ट्रॉमा होगा या ट्रेकियल ट्रॉमा होगा तो ट्रेकियल डेविएशन होगी ऑपोजिट साइड के ऊपर। इसके अंदर ऑक्सीजन करेंगे, नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे, नीडल एस्पिरेशन, कंजर्वेटिव सिस्टम में चेस्ट ड्रेन डाल देंगे। स्टेटस एस्थमेटिकस के अंदर एडल्ट्स में क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, शॉर्ट एक्टिंग विटामिन साल्बुटामोल देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, साबा और सामा देंगे। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्टर करेंगे आईवी मैग्नीशियम सल्फेट। चिल्ड्रंस के अंदर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, साबा देंगे, सामा ऐड करेंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। डोज का थोड़ा बहुत फर्क आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोविड का नमूनिया है, अगर हाइपोक्सिया नहीं है तो सपोर्टिव, अगर हाइपोक्सिया है तो ऑक्सीजन देंगे, नोजल कैनुला से डेक्सा देंगे साथ में। अगर फिर भी हाइपोक्सिया है तो हाई फ्लो नेजल कैनुला लगा देंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा देंगे। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, प्रोन पोजीशन के अंदर लटाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बर्न्स के पेशेंट के अंदर सुपरफिशियल बर्न है, एनाल्जेसिक इमोलिएंट्स देंगे। सुपरफिशियल डर्मल बर्न्स हैं यानी कि स्किन जल गई है तो फिर हम एनाल्जेसिक क्लीन करेंगे, नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग लगाएंगे और 24 आवर में रिव्यू करेंगे। और अगर पार्शियल थिकनेस बर्न है तो फिर आईवी फ्लूइड्स देंगे कैलकुलेट करके फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्न और बर्न यूनिट को रेफर कर देंगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो हमारे पास क्रशिंग इंजरी की वजह से अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है तो फेशियोटमी करेंगे। फुल थिकनेस बर्न है तो एस्केरोटमी यानी जो एस्कार ब्लैक कलर का बन जाएगा उसको रिमूव करेंगे। सेप्सिस या सेप्टिक शॉक के अंदर हम पेशेंट को एडमिट करेंगे। गिव 3 एंड टेक 3 क्या देंगे, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड और आईवी एंटीबायोटिक्स और ब्लड कल्चर लेंगे, सीबीसी लेंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। और अगर पेशेंट के अंदर जो है रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, जैसे उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, लैक्टेट बढ़ रहा है, यूरिन जो है वो यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, पेशेंट को एडमिट करना है। एनाफाइलेक्सिस में आईएम एड्रेनालिन देंगे, अर्टिकेरिया में ओरल एंटीहिस्टामिन देंगे। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर एबीसी मेंटेन करेंगे, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करेंगे, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम वगैरह देंगे और फिर दोबारा जो है उसका ग्लूकोज लेवल वगैरह चेक करेंगे और फेनिटोइन देंगे अगर उसको अभी भी जो है वो झटके लग रहे हैं। ब्रेन हेमरेज के अंदर जो है सबएरेक्नॉइड हेमरेज है तो एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल है तो अर्जेंट क्रेनियोटमी करेंगे। सब एरेक्नॉइड है तो निमोडिपीन प्लैटिनम कॉइलिंग करेंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो फिर हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेंगे। अगर इस्कीमिक है अगर जो है स्किन में कोई हेडेक और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस माइनस है उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम ये सारे तकरीबन डील कर चुके हैं या मजीद इनको हम देख लेते हैं। एक पेशेंट है जो अनरिस्पॉन्सिव आया है, मेटा उसको एमआई की हिस्ट्री है और उसको हिस्ट्री है डायबिटीज मेलाइटस की। पेशेंट जो है वो उसका बीपी पल्स अनरिकॉर्डेबल है, ईसीजी पे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसकी मैनेजमेंट के अंदर क्या होंगे, पेशेंट की एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, ड्रग ओवरडोज, ये सारी चीजें ट्रीट करेंगे। यहाँ फिर पेशेंट को पता नहीं क्या। नेक्स्ट हमारे पास 18 ईयर ओल्ड फीमेल है, एडमिट हुई है इमरजेंसी में, 3 मंथ हिस्ट्री है उसकी वेट लॉस की और एक्यूट एब्डोमिनल पेन की, वॉमिटिंग की, वो डिहाइड्रेटेड है, फीबल पल्स है, बीपी 90-60 है, हाइपर वेंटिलेट कर रही है, ब्लड शुगर लेवल 385 है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीप ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन से पता चलता है। उसकी एफजीज करेंगे, यूरिन फॉर कीटोन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, नॉर्मल सलाइन, रेगुलर इंसुलिन चला देंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे और एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे। अगर बाइकार्ब लेस देन 10 है तो बाइकार्ब्स रिप्लेस करेंगे और आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। नेक्स्ट अगेन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का स्टेशन है। नेक्स्ट है 32 ईयर ओल्ड फीमेल है, लेप्रोटमी हुई थी उसकी 8 डेज पहले। अब जो है वो चेस्ट पेन के साथ आई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टैकीकार्डिया है। चूंकि उसकी लेप्रोटमी हुई थी तो उसको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ओसीपी का यूज है जिससे उसे पता चलता है कि उसको डीवीटी हुई होगी, डीवीटी की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई है उसको। उसको क्या करेंगे, चेस्ट एंजियोग्राफी, सिटी एंजियोग्राफी, थॉरेक्स वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, डी डायमस कराएंगे। उसको कंप्रेशन स्टॉकिंग देंगे, हेपरिन देंगे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूटेनियस और डीवीटी की प्रोफाइलैक्सिस देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ये रिदम है, ये जो है वीटी है, 45 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, सिगरेट स्मोकर है, रेट्रोस्टेनल उसको चेस्ट पेन है, ईसीजी उसकी क्या है, ये वीटी चल रही है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन हिज मैनेजमेंट, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ओपन एयर वे मॉनिटर अटैच करेंगे, साइंस कैरोटिड पल्स फील करेंगे, डिफिब्रिलेट करेंगे, सीपीआर देंगे, वही जो हमारे पास बीएलएस के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस आ रहा है विद स्टोव रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, मतलब ये कि सारी रात चूल्हा जलता रहा है, अब पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस आ रहा है, तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस है।
इस पेशेंट को हम 100% ऑक्सीजन देंगे क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास उसको रिवाइड करने के लिए हम 100% ऑक्सीजन देंगे क्योंकि उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन वो ऑक्सीजन कम डिलीवर करती है। नेक्स्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट शुड बी अवॉइडेड। NaCO3 इसको अवॉइड करना है क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज को इनहिबिट करता है। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन दिस पेशेंट, IV फ्लूइड अवॉइड करेंगे ताकि पल्मोनरी एडिमा ना हो। और इसके अंदर जो है अगर ये उधर ही रह जाता सीन पे तो ये अनकॉन्शियस। नेक्स्ट सिनेरियो है, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, डीपली कोमाटोस है, आईसीयू में आया है यूटीआई और हॉन्क के साथ। स्टूडेंट जो है वो उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करना चाहता है। हॉन्क की ट्रीटमेंट रैपिड रिहाइड्रेशन है क्योंकि ये हाइपरऑस्मोलर हाइपोकीटोटिक हाइपोऑस्मोलर हाइपोकीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट HHS यहाँ पे हाइपोऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। इसमें रिहाइड्रेट करेंगे पेशेंट को, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे, बीपी को स्टेबलाइज करेंगे, सोडियम हाई करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट सम करेक्शन के बाद 5% एक्सट्रोज लगाएंगे जिससे जो है वो ग्लूकोज जब 250 से 300 के दरमियान नीचे गिर जाएगी तब इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करेंगे उस पेशेंट के। पोटाशियम रिप्लेस करेंगे, IV इंसुलिन देंगे। अगर पोटाशियम जो है वो 3.3 से ज़्यादा है तो हमारे पास पोटाशियम नहीं देना और ग्रेजुअली ग्लूकोज की जो है वो रिडक्शन करेंगे। IV एंटीबायोटिक्स देंगे यूटीआई के लिए और प्रोफाइलेक्सिस के लिए उसको ड्यू टू इमोबिलाइजेशन लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग्स देंगे। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास, एक अनकॉन्शियस स्टेट में इमरजेंसी में कोई आया है जिसको टेम्परेचर है 105, प्रोविजनल डायग्नोसिस का है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक की बट हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें बॉडी का कूलिंग सिस्टम जो है वो जैम हो गया है क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, ब्रेन डैमेज करेगा और इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगा अगर जो है टेम्परेचर 105 से 105 या उससे ज़्यादा हो जाता है। अब मैनेज कैसे करना है? पेशेंट को ठंडी जगह पर रखें, उसको जो है अननेसेसरी क्लोथिंग से अवॉइड करें, उसको स्पंजिंग करें, कोल्ड वाटर स्प्रे करें। उसके अलावा जो है उसको वाटर से आइस पैड्स लगाएं। उसके अलावा जो है उसका रेक्टल टेम्परेचर उसका मॉनिटर करें रेक्टल टेम्परेचर और उसको जल्द से जल्द 102 डिग्री से कम करें ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सीरियस इलनेस ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो जाए। और उसकी ब्रीदिंग जो है अगर स्टॉप हो गई तो हमने जो है उसकी ब्रीदिंग को रीस्टार्ट कराना है। बॉडी टेम्परेचर इस बॉडी टेम्परेचर का हीट स्ट्रोक का जो है एस्प्रिन एसिटामिनोफेन से जो है वो रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से वो जो है वो नहीं हुआ। तब तक हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे जब तक पेशेंट को पसीना ना आना शुरू हो जाए। यू आर डिप्यूटेड इन फ्लड ड्यूटी मेडिकल कैंप। यंग गर्ल जो है वो आती है स्नेक बाइट के साथ। अब उसको क्या करना है? उसका वूंड को साफ करना है, ब्लीडिंग अगर हुई हुई है तो वो देखना है, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंटी स्नेक वेनम लगाना है और उसकी एंजाइटी पर ले करना है और मॉनिटर करना है कि उसको एनाफिलैक्सिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, I'm going to start with काउंसलिंग स्टेशन, लास्ट स्टेशन नंबर 13। एक पेशेंट है डायबिटीज का, उसको नमनेस ऑफ फुट है, उसको हमने फुट केयर के लिए जो है वो काउंसिल करना है। उसको कहना है कि अपने फुट को कट्स ब्लिस्टर अपने पैर को चोट से बचाए, अपने पैर को रोज गर्म पानी से धोए और ड्राई करे और स्पेशली उंगलियों के दरमियान जरूर ड्राई करे, अपने पाँवों को मॉइस्चराइज रखे, अपने नाखून जो है वो अच्छे से काटे और ज्यादा डीप ना काटे और उसके अलावा जो है नंगे पैर चलने से इज्तनाब करे, प्रॉपर फिटिंग वाले शूज ले और हर दफा पैर डालते हुए अपने शूज चेक करे कि उसके अंदर कोई चीज तो नहीं है। और उसके अलावा जो है हॉट वाटर बॉटल और हॉट हीटिंग पैड से अवॉइड करें, कोई इंजरी हो, इन्फेक्शन हो, फॉरन ट्रीटमेंट ले और रेगुलर चेकअप करें और अपना गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखें। नेक्स्ट पेशेंट है, ओबीस मेल है, ओपीडी में आया हेडेक और सक्सेसिव ब्लड प्रेशर रीडिंग जो है उसकी 160/100 के करीब आ रही थी। उसको क्या कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? उसका जो है हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे रीनल आर्टरी का क्योंकि ये यंग पेशेंट है तो इसमें सेकेंडरी कॉज को रूल आउट करेंगे। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम क्रेटिनिन कराएंगे, यूरिन मेटानेफ्रीन्स कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे और कौन कौन से टेस्ट करेंगे? ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस, ब्लड शुगर। और इसको क्या कहेंगे कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करे, वेट रिडक्शन करे, स्मोकिंग ना करे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करे, एक्सरसाइज करे और एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे इसको, एस इनहिबिटर्स या एआरबीस वगैरह और किडनी फंक्शंस जो है वो देख लेंगे, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देख लेंगे। इसके बाद एक पेशेंट है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उसका पॉजिटिव है और उसने शादी करनी है तो अब उसको जो है वो हेपेटाइटिस बी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या करे। सबसे पहले उसको कहना है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट वगैरह के जरिए फैल सकता है और ये जो है और किसी तरह से नहीं फैल सकता। दूसरा ये कि उसके पार्टनर की जो जो उसकी होने वाली बेगम है उसकी जो है वो टेस्टिंग होगी हर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी एचबीएस एंटीबॉडी। अगर पार्टनर नॉन इम्यून है तो उसको वैक्सीनाइज करेंगे हेपेटाइटिस बी और उसको कहेंगे कि वो जो है कुछ अर्से के लिए जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो तब तक जो है वो प्रोटेक्शन यूज करें। फिर उसके बाद जो है हम उसको कहेंगे कि वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसकी पार्टनर की तब जाके वो जो है अपने एंटी एचबीएस लेवल चेक कराए हर 1 से 2 महीने के बाद। अगर वो इम्यून हो गया तो फिर ओके है। अगर पार्टनर ऑलरेडी इम्यून है इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्टेड है, कोई वैक्सीनेशन नहीं नीडेड तो वो आराम से शादी कर सकता है। और एडवाइस ये है कि जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो एडवाइस ये करनी है कि क्यों चूंकि आप एचबीएस पॉजिटिव हैं तो आप ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, लाइक टूथब्रश वगैरह जो है वो किसी दूसरे का यूज़ नहीं करेंगे, किसी दूसरे का नेल कटर नहीं यूज़ करेंगे, किसी दूसरे का हेयर ब्रश नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ से जो है
वो ज़ख्म वगैरह होते हैं अक्सर, तो ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है ओबीज़ मेल, डायग्नोसिस है उसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के बारे में परेशान है, उसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी कॉम्प्लिकेशन बता देनी है। लॉन्ग टर्म में मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, उसके अलावा माइक्रोवास्कुलर रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह बता देनी है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी बता देनी है। और उसके बाद जो है उसको बताने हैं वेरियस ड्रग ग्रुप्स जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के होते हैं। और कैसे पहले ये बताना है कैसे ये प्रिवेंशन होगी। गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अपना रेगुलर एग्जामिनेशन कराएँ, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, डाइट अच्छी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अल्कोहल-शल्कोहल ना पिएँ। और दूसरी ड्रग्स कौन-सी हो सकती है, मेटफॉर्मिन जो कि जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, ग्लूकोज प्रोडक्शन को, हेपेटिक ग्लूकोज को कम करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। बाइगोनाइड्स, उसके बाद सल्फोनाइल यूरियाज़, ये हमारे पास पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग स्क्रीटागॉग्स जैसे ग्लिपिज़ाइड, क्रिपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड है। पायोग्लिटाज़ोन दे सकते हैं। पायोग्लिटाज़ोन जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है मसल और रेडिकुलस टिश्यू में। डीपीपी-4, सिटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन वगैरह ये इनक्रेटिन्स हैं। इनक्रेटिन के लेवल को बढ़ाते हैं, इंसुलिन के रिलीज़ और डिक्रीज़ को करते हैं ग्लूकागॉन को। इसके अलावा जो है वो एसजीएलटी2 इनहिबिटर, ये यूरिन ग्लूकोज एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज़ इनहिबिटर, एक्राबोस, ये डिले करते हैं कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम गट से। नेक्स्ट है ओ ओल्ड लेडी है, टॉनिक क्लॉनिक फिट्स है, उसको टंग बाइट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसके फादर कॉन्शियस हैं, उसकी इलनेस के बारे में। इस पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है? इस पेशेंट को एपिलेप्सी है। इसकी क्या डायग्नोसिस कराएं? इन्वेस्टिगेशन कराएंगे सीटी ब्रेन विद कंट्रास्ट और उनको बताएंगे क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है। ड्राइविंग, स्विमिंग, हाइट्स पे काम करना, आग के पास काम करना, इन चीज़ों से वो अवॉइड करेगी, एडिक्वेट स्लीप लेंगी, स्ट्रेस रिडक्शन होगा, उसकी अल्कोहल और कोई ड्रग्स जो कि सीजर वगैरह करा सकती हैं, उनसे अवॉइड करेगी। अब ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पहले फर्स्ट लाइन देंगे, अगर उसे ठीक हो जाती है तो ओके है, अगर 1 से नहीं हो रही तो 2 गोलियाँ देंगे, 2 से नहीं हो रही तो 3 गोलियाँ देंगे और अगर फिर भी नहीं हो रही तो फिर हम उसको सेकंड लाइन पे शिफ्ट करेंगे, सेकंड लाइन पे और उसको जो है ईईजी वगैरह करके तो उसको डायग्नोज़ करेंगे क्यों हुई थी उसको एपिलेप्सी। नेक्स्ट है एक बैंक मैनेजर है, रेगुलर मेडिकल चेकअप लिया है, बीएमआई उसका 42 है, ओवरवेट है, स्मोक है, फेमिलियल हाइपरटेंशन है और इतना सब कुछ है उसको। उसका बीपी जो है वो 160 है, एक ओकेजन पे उसको 165 है। उसका जो है ब्लड शुगर लेवल शायद फास्टिंग 143 है। वो अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न है, ट्राइग्लिसराइड उसके 190 मिलीग्राम पर डेसीलिटर हैं। क्या कंडीशन है उसको, कौन सी चीज़ें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, कैसे वो अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकता है। उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वेट, स्मोकिंग, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर टेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसका रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे कर सकता है, डाइट बैलेंस करे, वेट लॉस करे, एक्सरसाइज करे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करे, फॉलो अप अच्छा ले और उसके बाद हमारे पास डायबिटिक ओबीस है, उसकी काउंसलिंग करनी है डायबिटिक पेशेंट की। नॉर्मल ब्लड शुगर जो है फास्टिंग वो 70 से 100 के दरमियान में होता है। आपका लेवल जो है वो 220 है, जो शो करता है कि आपका जो है शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए हम आपकी दवाई बढ़ाएँगे। आपने ये दवाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे खानी है और वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं, वो नहीं खानी ज़्यादातर और खानी खानी भी है तो एक तरतीब से खानी है और रेगुलर इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी। उसके अलावा जो है आप गोश्त खा सकते हैं जितना आप चाहें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज़ वगैरह करें, तेज़-तेज़ चलें और जो रोज़ की एक रूटीन बनानी है, ये ना किसी दिन ज़्यादा चलें, किसी दिन कम चलें। रेगुलर अपना फॉलो अप करना है। नेक्स्ट है जेंटलमैन, जो कि आपके सामने बैठा है वो एचसीवी पॉजिटिव है, उसको काउंसल करना है, प्रोग्नोसिस बतानी है, डाइट बतानी है और फैमिली को एडवाइस बतानी है। हेपेटाइटिस सी जो है वो स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसका प्रोग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। अगर अनट्रीटेड रखेंगे तो फिर जो है उससे लिवर की कॉम्प्लिकेशन होगी, जिससे पेट में पानी वगैरह पड़ सकता है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं और पखाने वाली जगह से खून निकल सकता है। डाइटरी रिकमेंडेशन इसके लिए कोई खास नहीं है, जो मर्ज़ी खाएँ लेकिन बैलेंस डाइट खाएँ ताकि लिवर जो है वो आपका हेल्दी रहे और फैटी मील्स को अवॉइड करें और आइसोलेशन की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाने-पीने हवा से या मिलने-जुलने से नहीं फैलता, लेकिन वो चीज़ें जिससे खून निकलने का खतरा हो जैसे रेज़र, टूथब्रश, ब्रश वगैरह ये चीज़ें जो है अपनी अलग कर लें। इसके बाद है जेंटलमैन इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हैज़ बीन रिसेंटली डायग्नोस्ड एज़ डायबिटिक प्लीज़ कैसे आप उसको लाइफ़स्टाइल चेंजेस का बताएँगे? देखें अपनी शुगर कम करें, वेट कम करें, अपना एक्सरसाइज़ करें, क्विट स्मोकिंग करें और कार्ब्स और फैट्स जो हैं वो कम खाएँ, नाश्ता कम खाएँ। एक पेशेंट है क्रॉनिक कफ है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है, पल्मोनरी टीबी डायग्नोस हुआ है। अब उसको जो है वो काउंसल करना है। टीबी जो है वो हमारे पास हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है, जो खाँसी जो जरासीम ज़दा आदमी के खाँसी और छींकने और बात करने की वजह से जो है हवा में फैलती है। इसका मेन ज़रिया जो है वो हमारे पास इसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट ये है कि आप जो है वो मास्क लगाएँ, एंटी टीबी ड्रग जो है वो खाएँ तकरीबन 4 महीने के लिए, पहले आपको 2 महीने के लिए 4 दवाइयाँ देंगे, फिर 1 दवाई बंद कर देंगे, फिर 6 महीने के लिए जो है वो बाकी 3 दवाइयाँ देंगे। आप पूरा कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। इसके अलावा आपको सिगरेट नोशी से परहेज़ करें ताकि आपकी जो है फेफड़ों की सेहत खराब ना हो। अपनी खाँसते हुए अपने हाथ पे मुँह रखें अपने मुँह पे हाथ रखें और अच्छी ग़िज़ा लें ताकि आपका जो है क़ुव्वत-ए-मुदाफ़अत बढ़े।
एक 50 ईयर ओल्ड मेल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाई सॉल्ट इंटेक, अल्कोहल कंजम्पशन है, बीपी 155 बिन 95 है। क्या हो सकता है उसकी कॉम्प्लिकेशन? उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ब्लड वेसल का डैमेज हो सकता है। उसको जो है हमने डाइटरी मॉडिफिकेशन डैश डाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक, फ्रूट वेजिटेबल खाएं, लीन प्रोटीन खाएं, हेल्दी खाएं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें ताकि जो है वो टाइमली इंटरवेंशन हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेशेंट जॉन्डिस, फटीग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। वो जो है वो एक मुल्क घूम के आया है और इसको जो है हेपेटाइटिस ए लैब ने कंफर्म किया है। हेपेटाइटिस ए खुद ही खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है और ज़्यादातर जो है ये लॉन्ग टर्म जिगर का कोई मसला नहीं करता लंबे अरसे के लिए। बस एनर्जी लेवल जो है अपना मेंटेन रखें, अपने आप को हाइड्रेट करें और अपने हाथ वगैरह साबुन से धोएं, सफाई-सुथराई का ख्याल रखें, दूसरों के बर्तनों और दूसरों के साथ बर्तन शेयर करने से परहेज़ करें और जो है चिकनाई वाले खाने कम खाएँ, फ्लूइड वाटर अपना डाइट वगैरह अच्छी रखें। एक मेल पेशेंट है, कफ है उसको लास्ट मंथ से, वेट लॉस है, फटीग है, ये टीबी का है। टीबी जो है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खाँसी चल रही है, रात को पसीने आते हैं या फिर आपको जो है बगैर किसी वजह के आपका वज़न कम हो रहा है, आपको बुखार है, थकावट महसूस होती है, तो ये टीबी की अलामात हैं। इसके लिए टीबी का आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। टीबी की दवाइयों में रेजिस्टेंस भी है और अगर आप टीबी की दवाइयाँ सही से नहीं खाएँगे तो हो सकता है आपको रेजिस्टेंस हो जाए। इसलिए आप टीबी की दवाइयाँ जो है अच्छे से खाएँ। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मास्क लगाएँ और छींकते हुए अपने हाथ पे मुँह पे हाथ रखें, टूथब्रश, टॉवल वगैरह जो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट एक हेल्दी बेबी गर्ल है और लो मूड है उसका। हेल्दी बेबी गर्ल है, प्राइमी ग्रेविडा है जिसने हेल्दी बेबी गर्ल को बर्थ दी है। उसका लो मूड है तब से, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। उसको हमने जो है कहना है कि ऐसा होता है कि अक्सर जो बच्चे की पैदाइश के बाद जो है मूड जो है उसके अंदर हार्मोनल तब्दीलियों की वज़ह से मूड जो है वो लो हो जाता है। इसको हम ये नेचुरल है, इंशाल्लाह आप जो है वो ठीक हो जाएँगी। अपने आप को खुश करने वाली जो है आप चीज़ें करें और कोशिश करें कि आपका मूड जो है वो बेहतर हो और इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगी। फिर डायबिटीज़ का दोबारा से सिनेरियो है कि डायबिटीज़ की माइक्रोमस्कुलर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक है, उसको कैसे बताना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन बताएँगे, काउंसल करना है डाइट और लाइफ़स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट है वही टीबी का कफ, ब्लड स्टेन, स्पूटम है, कैसे ये हमारे पास एम्पैथी से बताना है, डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन, प्रोग्नोसिस के बारे में बताना है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के बारे में बताना है, साइड इफेक्ट्स के बारे में बताना है। उसके बाद हमारे पास इंसुलिन के लिए वही डायबिटिक का है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे है, अब उसको जो है वो इंसुलिन एडवाइस करनी है लेकिन वो रिफ्यूज़ कर रही है। देखिए इंसुलिन जो है उसका कंट्रोल बेहतर होता है अगर इससे कॉम्प्लिकेशन जो है वो देर से आती हैं और